है। अगर आप मुझसे पूछे कि मेरे जीवन के सबसे यादगार पल क्या रहे, तो कितने ही वाक्य याद आते हैं। लेकिन इसमें भी एक पल ऐसा है जो बहुत खास है। वो पल था जब पिछले साल 15 नवंबर को मैं भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर उनकी जन्मस्थली झारखंड के उलिहातू गांव गया था। इस यात्रा का मुझ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसे इस पवित्र भूमि की मिट्टी को अपने मस्तक से लगाने का सौभाग्य मिला। उस क्षण मुझे न सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम की शक्ति महसूस हुई, बल्कि इस धरती की शक्ति से जुड़ने का भी अवसर मिला। मुझे एहसास हुआ कि कैसे एक संकल्प को पूरा करने का साहस देश के करोड़ों लोगों का भाग्य बदल सकता है। साथियों, भारत में हर युग में कुछ चुनौतियां आई और हर युग में ऐसे असाधारण भारतवासी जन्मे जिन्होंने इन चुनौतियों का सामना किया। आज की मन की बात में मैं साहस और दूरदृष्टि रखने वाले ऐसे ही दो महानायकों की चर्चा करूंगा। इनकी 150वीं जन्म जयंती को देश ने मनाने का निश्चय किया है। 31 अक्टूबर से सरदार पटेल का 150वीं जन्म जयंती का वर्ष शुरू होगा। इसके बाद 15 नवंबर से भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जन्म जयंती वर्ष शुरू होगा। इन दोनों महापुरुष ने अलग अलग चुनौतियां देखी, लेकिन दोनों का विजन एक था, देश की एकता। साथियों, बीते वर्षों में देश ने ऐसे महान नायक नायिकाओं की जन्म जयंतियों को नई ऊर्जा से मनाकर नई पीढ़ी को नई प्रेरणा दी है। आपको याद होगा, जब हमने महात्मा गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती मनाई थी तो कितना कुछ खास हुआ था। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से अफ्रीका के छोटे से गांव तक विश्व के लोगों ने भारत के सत्य और अहिंसा के संदेश को समझा, उसे फिर से जाना, उसे जिया। नौजवानों से बुजुर्गों तक, भारतीयों से विदेशियों तक, हर किसी ने गांधी जी के उपदेशों को नए संदर्भ में समझा, नई वैश्विक परिस्थितियों में उन्हें जाना। जब हमने स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जन्म जयंती मनाई तो देश के नौजवानों ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शक्ति को नई परिभाषाओं में समझा। इन योजनाओं ने हमें ये एहसास दिलाया कि हमारे महापुरुष अतीत में खो नहीं जाते, बल्कि उनका जीवन हमारे वर्तमान को भविष्य का रास्ता दिखाता है। साथियों, सरकार ने भले इन महान विभूतियों की 150वीं जन्म जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है, लेकिन आपकी सहभागिता ही इस अभियान में प्राण भरेगी, इसे जीवंत बनाएगी। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप इस अभियान का हिस्सा बने। लौह पुरुष सरदार पटेल से जुड़े अपने विचार और कार्य #सरदार 150 के साथ साझा करें और धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रेरणाओं को #बिरसा मुंडा 150 के साथ दुनिया के सामने लाए। आइए एक साथ मिलकर इस उत्सव को भारत की अनेकता में एकता का उत्सव बनाएं, इसे विरासत से विकास का उत्सव बनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको वो दिन याद जरूर होंगे जब छोटा भीम टीवी पर आना शुरू हुआ था। बच्चे तो इसे कभी भूल नहीं सकते। कितना एक्साइटमेंट था छोटा भीम को लेकर। आपको हैरानी होगी कि आज ढोलकपुर का ढोल सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दूसरे देश के बच्चों को भी खूब अट्रैक्ट करता है। इसी तरह हमारे दूसरे एनिमेटेड सीरियल्स कृष्णा, हनुमान, मोटू पतलू के चाहने वाले भी दुनिया भर में हैं। भारत के एनिमेशन कैरेक्टर्स, यहाँ की एनिमेशन मूवीज अपने कंटेंट और क्रिएटिविटी की वजह से
दुनिया भर में पसंद की जा रही है। आपने देखा होगा कि स्मार्टफोन से लेकर सिनेमा स्क्रीन तक, गेमिंग कंसोल से लेकर वर्चुअल रियलिटी तक, एनिमेशन हर जगह मौजूद है। एनिमेशन की दुनिया में भारत नई क्रांति करने की राह पर है। भारत के गेमिंग स्पेस का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। इंडियन गेम्स भी इन दिनों दुनिया भर में पॉपुलर हो रहे हैं। कुछ महीने पहले मैंने भारत के लीडिंग गेमर्स के साथ मुलाकात की थी। तब मुझे इंडियन गेम्स की अमेजिंग क्रिएटिविटी और क्वालिटी को जानने समझने का मौका मिला था। वाकई देश में क्रिएटिव एनर्जी की एक लहर चल रही है। एनिमेशन की दुनिया में मेड इन इंडिया और मेड बाय इंडियंस छाया हुआ है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज भारत के टैलेंट विदेशी प्रोडक्शन का भी अहम हिस्सा बन रहे हैं। अभी वाली स्पाइडरमैन हो या ट्रांसफॉर्मर्स, इन दोनों मूवीज में हरिनारायण राजीव के कंट्रीब्यूशन को लोगों ने खूब सराहा है। भारत के एनिमेशन स्टूडियो डिज्नी और वार्नर ब्रदर्स जैसी दुनिया के जाने माने प्रोडक्शन कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं। साथियों, आज हमारे युवा ओरिजिनल इंडियन कंटेंट, जिसमें हमारी संस्कृति की झलक होती है, वो तैयार कर रहे हैं। इन्हें दुनिया भर में देखा जा रहा है। एनिमेशन सेक्टर आज एक ऐसी इंडस्ट्री का रूप ले चुका है कि जो दूसरी इंडस्ट्रीज को ताकत दे रहा है। जैसे इन दिनों वीआर टूरिज्म बहुत फेमस हो रहा है। आप वर्चुअल टूर के माध्यम से अजंता की गुफाओं को देख सकते हैं, कोणार्क मंदिर के कॉरिडोर में टहल सकते हैं या फिर वाराणसी के घाटों का आनंद ले सकते हैं। ये सभी वीआर एनिमेशन भारत के क्रिएटर्स ने तैयार किए हैं। वीआर के माध्यम से इन जगहों को देखने के बाद कई लोग वास्तविकता में इन पर्यटन स्थलों का दौरा करना चाहते हैं। यानी टूरिस्ट डेस्टिनेशन का वर्चुअल टूर लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा करने का माध्यम बन गया है। आज इस सेक्टर में एनिमेटर्स के साथ ही स्टोरी टेलर्स, राइटर्स, वॉइस ओवर एक्सपर्ट्स, म्यूजिशियंस, गेम डेवलपर्स, वीआर और एआर एक्सपर्ट्स, उनकी भी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं भारत के युवाओं से कहूंगा, अपनी क्रिएटिविटी को विस्तार दे। क्या पता दुनिया का अगला सुपरहिट एनिमेशन आपके कंप्यूटर से निकले। अगला वायरल गेम आपका क्रिएशन हो सकता है। एजुकेशनल एनिमेशंस में आपका इनोवेशन बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। इसी 28 अक्टूबर को यानी कल वर्ल्ड एनिमेशन डे भी मनाया जाएगा। आइए हम भारत को ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस बनाने का संकल्प लें। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वामी विवेकानंद ने एक बार सफलता का मंत्र दिया था। उनका मंत्र था, कोई एक आइडिया लीजिए, उस एक आइडिया को अपनी जिंदगी बनाइए, उसे सोचिए, उसका सपना देखिए, उसे जीना शुरू करिए। आज आत्मनिर्भर भारत अभियान भी सफलता के इसी मंत्र पर चल रहा है। ये अभियान हमारी सामूहिक चेतना का हिस्सा बन गया है, लगातार पग पग पर हमारी प्रेरणा बन गया है। आत्मनिर्भरता हमारी पॉलिसी ही नहीं, हमारा पैशन बन गया है। बहुत साल नहीं हुए, सिर्फ 10 साल पहले की बात है। तब अगर कोई कहता था कि किसी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को भारत में विकसित करना है, तो कई लोगों को विश्वास नहीं होता था, तो कई उपहास उड़ाते थे। लेकिन आज वही लोग देश की सफलता को देखकर अचंभे में रहते हैं। आत्मनिर्भर हो रहा भारत हर सेक्टर में कमाल कर रहा है। आप सोचिए, एक जमाने में मोबाइल फोन इंपोर्ट करने वाला भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है।
कभी दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने वाला भारत आज 85 देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत आज चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना है। और एक बात तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, वो ये है कि आत्मनिर्भरता का ये अभियान अब सिर्फ सरकारी अभियान नहीं है। अब आत्मनिर्भर भारत अभियान एक जन अभियान बन रहा है। हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। जैसे इसी महीने लद्दाख के हानले में हमने एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग टेलीस्कोप मैस का भी उद्घाटन किया है। ये 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जानते हैं इसकी भी खास बात क्या है? ये मेड इन इंडिया है। सोचिए, जिस स्थान पर -30 डिग्री की ठंड पड़ती हो, जहां ऑक्सीजन तक का अभाव हो, वहां हमारे वैज्ञानिकों और लोकल इंडस्ट्री ने वो कर दिखाया है जो एशिया के किसी देश ने नहीं किया। हानले का टेलीस्कोप भले ही दूर की दुनिया देख रहा हो, लेकिन ये हमें एक चीज और भी दिखा रहा है, और ये चीज है आत्मनिर्भर भारत का सामर्थ्य। साथियों, मैं चाहता हूं आप भी एक काम जरूर करें। आत्मनिर्भर होते भारत के ज्यादा से ज्यादा उदाहरण, ऐसे प्रयासों को शेयर करिए। आपने अपने पड़ोस में कौन सा नया इनोवेशन देखा? किस लोकल स्टार्टअप ने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया? हैशटैग आत्मनिर्भर इनोवेशन के साथ सोशल मीडिया पर यह जानकारियां लिखिए और आत्मनिर्भर भारत का उत्सव मनाइए। त्योहारों के इस मौसम में तो हम सब आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान को और मजबूत करते हैं। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ अपनी खरीदारी करते हैं। ये नया भारत है जहां इम्पॉसिबल सिर्फ एक चैलेंज है, जहां मेक इन इंडिया अब मेक फॉर द वर्ल्ड बन गया है, जहां हर नागरिक इनोवेटर है, जहां हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी है। हमें न सिर्फ भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, बल्कि अपने देश को इनोवेशन के ग्लोबल पावर हाउस के रूप में मजबूत भी करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर बोलिए सर। देखिए, जो आपने FIR नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? मैंने नहीं यूज करता हूँ सर। अभी कहाँ से बात कर रहे हो? सर कर्नाटका सर, वो घर में हूँ सर। ओके, इसके लिए आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए, फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके? यस सर। अभी मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, ये आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ओके? यस सर, यस सर, यस सर। अब बताइएगा मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए, बताइएगा। सर मेरे पास अभी नहीं है सर आधार कार्ड सर, प्लीज सर। फोन आपके फोन में है? नहीं सर। फोन में आधार कार्ड की पिक्चर नहीं है आपके पास? नहीं सर। नंबर याद है आपको? सर नहीं है सर, नंबर भी याद नहीं है सर। हमने सिर्फ वेरीफाई करना है। ओके? वेरीफाई करने के लिए नहीं सर। आप डरिए ना, डरिए ना। अगर आपने कुछ किया तो आप डरिए ना। हाँ सर, हाँ सर। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मुझे दिखा दीजिए, वेरीफाई करने। नहीं सर, नहीं सर, मैं गाँव को आया था सर, घर में है सर। ओके, कमिंग। जय हिंद। इस व्यक्ति की वन सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड करो एज पर द प्रोटोकॉल। ओके? ये ऑडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, ये कोई मनोरंजन वाला ऑडियो नहीं है। एक गहरी चिंता को लेकर के ऑडियो आया है। आपने अभी जो बातचीत सुनी वो डिजिटल अरेस्ट के फरेब की है। ये बातचीत एक पीड़ित और फ्रॉड करने वाले के बीच हुई है। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी CBI, कभी नारकोटिक्स, कभी
आरबीआई ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। मुझे मन की बात के बहुत से श्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूं ये फ्रॉड करने वाली गैंग काम कैसे करती है, ये खतरनाक खेल क्या है। आपको भी समझना बहुत जरूरी है, औरों को भी समझाना उतना ही आवश्यक है। पहला दाव आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वो सब जुटा करके रखते हैं। आप पिछले महीने गोवा गए थे, है ना? आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है ना? वे आपके बारे में इतनी जानकारी जुटा कर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। दूसरा दाव, वहां का माहौल पैदा करो। वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराएं, वो आपको इतना डरा देंगे फोन पर बातों बातों में आप सोच भी नहीं पाएंगे। और फिर उनका तीसरा दाव शुरू होता है। तीसरा दाव, समय का दबाव। अभी फैसला करना होगा वरना आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये लोग पीड़ित पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि वो सहम जाता है। डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग, हर उम्र के लोग हैं। लोगों ने डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपए गंवा दिए हैं। कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। ये 3 चरण है, रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें। संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। इसके बाद आता है दूसरा चरण। पहला चरण था रुको, दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, न ही ऐसे पैसा की मांग करती है। अगर डर लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है। और पहला चरण, दूसरा चरण और अब मैं कहता हूं तीसरा चरण। पहले चरण में मैंने कहा रुको, दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो और तीसरा चरण कहता हूं एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें। रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। साथियों, मैं फिर कहूंगा, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है। ये सिर्फ फ्रॉड है, फरेब है, झूठ है, बदमाशों का गिरोह है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो समाज के दुश्मन है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फरेब चल रहा है उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। इन एजेंसियों में तालमेल बनाने के लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की गई है। एजेंसियों की तरफ से ऐसे फ्रॉड करने वाली हजारों वीडियो कॉलिंग आईडी को ब्लॉक किया गया है। लाखों सिम कार्ड, मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट्स को भी ब्लॉक किया गया है। एजेंसियां अपना काम कर रही है, लेकिन डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे स्कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर किसी की जागरूकता,
हर नागरिक की जागरूकता। जो लोग भी इस तरह के साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। आप जागरूकता के लिए हैशटैग सेफ डिजिटल इंडिया का प्रयोग कर सकते हैं। मैं स्कूलों और कॉलेजों को भी कहूंगा कि साइबर स्कैम के खिलाफ मुहिम में छात्रों को भी जोड़े। समाज में सबके प्रयासों से ही हम इस चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे बहुत सारे स्कूली बच्चे कैलीग्राफी यानी सुलेख में काफी दिलचस्पी रखते हैं। इसके जरिए हमारी लिखावट साफ, सुंदर और आकर्षक बनी रहती है। आज जम्मू कश्मीर में इसका उपयोग लोकल कल्चर को लोकप्रिय बनाने के लिए किया जा रहा है। यहाँ के अनंतनाग की फिरदौसा बशीर जी, उनको कैलीग्राफी में महारत हासिल है। इसके जरिए वे स्थानीय संस्कृति के कई पहलुओं को सामने ला रही हैं। फिरदौसा जी की कैलीग्राफी ने स्थानीय लोगों, विशेषकर युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया है। ऐसा ही एक प्रयास उधमपुर के गोरीनाथ जी भी कर रहे हैं। एक सदी से भी अधिक पुरानी सारंगी के जरिए वे डोगरा संस्कृति और विरासत के विभिन्न रूपों को सहेजने में जुटे हैं। सारंगी की धुनों के साथ वे अपनी संस्कृति से जुड़ी प्राचीन कहानियां और ऐतिहासिक घटनाओं को दिलचस्प तरीके से बताते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में भी आपको ऐसे कई असाधारण लोग मिल जाएंगे जो सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए आगे आए हैं। डी वैकुंठम करीब 50 साल से चेरियाल फोक आर्ट को लोकप्रिय बनाने में जुटे हैं। तेलंगाना से जुड़ी इस कला को आगे बढ़ाने का उनका यह प्रयास अद्भुत है। चेरियाल पेंटिंग्स को तैयार करने की प्रक्रिया बहुत ही यूनिक है। यह एक स्क्रोल के स्वरूप में कहानियों को सामने लाती है। इसमें हमारी हिस्ट्री और माइथोलॉजी की पूरी झलक मिलती है। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर के बुटलूराम माथरा जी अबुझ माड़िया जनजाति की लोक कला को संरक्षित करने में जुटे हुए हैं। पिछले 4 दशकों से वे अपने इस मिशन में लगे हुए हैं। उनकी ये कला बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत जैसे अभियान से लोगों को जोड़ने में भी बहुत कारगर रही है। साथियों, अभी हम बात कर रहे थे कैसे कश्मीर की वादियों से लेकर छत्तीसगढ़ के जंगलों तक हमारी कला और संस्कृति नए नए रंग बिखेर रही है। लेकिन यह बात यही खत्म नहीं होती। हमारी इन कलाओं की खुशबू दूर दूर तक फैल रही है। दुनिया के अलग अलग देशों में लोग भारतीय कला और संस्कृति से मंत्र मुग्ध हो रहे हैं। जब मैं आपको उधमपुर में गुंती सारंगी की बात बता रहा था, तब मुझे याद आया कि कैसे हजारों मील दूर रूस के शहर याकुत्स्क में भी भारतीय कला की मधुर धुन गूंज रही है। कल्पना कीजिए, सर्दी का एक आध दिन, -65 डिग्री तापमान, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर और वहां एक थिएटर में दर्शक मंत्र मुग्ध होकर देख रहे हैं कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या आप सोच सकते हैं, दुनिया के सबसे ठंडे शहर याकुत्स्क में भारतीय साहित्य की गर्मजोशी? ये कल्पना नहीं, सच है। हम सबको गर्व और आनंद से भर देने वाला सच। साथियों, कुछ हफ्ते पहले मैं लाओस भी गया था। वो नवरात्रि का समय था और वहां मैंने कुछ अद्भुत देखा। स्थानीय कलाकार फलक फलम प्रस्तुत कर रहे थे, लाओस की रामायण। उनकी आंखों में वही भक्ति, उनके स्वर में वही समर्पण जो रामायण के प्रति हमारे मन में है। इसी तरह कुवैत में श्री अब्दुल्ला अल बारून ने रामायण और महाभारत का
अरबी में अनुवाद किया है। यह कार्य मात्र अनुवाद नहीं, बल्कि दो महान संस्कृतियों के बीच एक सेतु है। उनका यह प्रयास अरब जगत में भारतीय साहित्य की नई समझ विकसित कर रहा है। पेरू से एक और प्रेरक उदाहरण है एर्लिंदा गार्सिया। वहां के युवाओं को भारतनाट्यम सिखा रही है और मारिया वाल्देस ओडिसी नृत्य का प्रशिक्षण दे रही है। इन कलाओं से प्रभावित होकर दक्षिण अमेरिका के कई देशों में भारतीय शास्त्रीय नृत्य की धूम मची हुई है। साथियों, विदेशी धरती पर भारत के ये उदाहरण दर्शाते हैं कि भारतीय संस्कृति की शक्ति कितनी अद्भुत है। ये लगातार विश्व को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जहां जहां कला है, वहां वहां भारत है। जहां जहां संस्कृति है, वहां वहां भारत है। आज दुनिया भर के लोग भारत को जानना चाहते हैं। इसलिए आप सभी से एक अनुरोध भी है, अपने आसपास ऐसी सांस्कृतिक पहल को #कल्चरल ब्रिजेस के साथ साझा कीजिए। मन की बात में हम ऐसे उदाहरण पर आगे भी चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, देश के बड़े हिस्से में ठंड का मौसम शुरू हो गया है, लेकिन फिटनेस का पैशन, फिट इंडिया की स्पिरिट, इसे किसी भी मौसम से फर्क नहीं पड़ता। जिसे फिट रहने की आदत होती है, वो सर्दी, गर्मी, बरसात कुछ भी नहीं देखता। मुझे खुशी है कि भारत में अब लोग फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे कि आपके आसपास के पार्कों में लोगों की संख्या बढ़ रही है। पार्क में टहलते बुजुर्गों, नौजवानों और योग करते परिवारों को देखकर मुझे अच्छा लगता है। मुझे याद है जब मैं योग दिवस पर श्रीनगर में था, बारिश के बावजूद भी कितने ही लोग योग के लिए जुटे थे। अभी कुछ दिन पहले श्रीनगर में जो मैराथन हुई, उसमें भी मुझे फिट रहने का यही उत्साह दिखाई दिया। फिट इंडिया की ये भावना अब एक मास मूवमेंट बन रही है। साथियों, मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि हमारे स्कूल्स बच्चों की फिटनेस पर अब और ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। फिट इंडिया स्कूल अवर्स भी एक अनोखी पहल है। स्कूल्स अपने फर्स्ट पीरियड का इस्तेमाल अलग अलग फिटनेस एक्टिविटीज के लिए कर रहे हैं। कितने ही स्कूलों में किसी दिन बच्चों को योग करवाया जाता है, कभी किसी दिन एरोबिक्स के सेशन होते हैं, तो एक दिन स्पोर्ट्स स्किल पर काम किया जाता है। किसी दिन खो खो और कबड्डी जैसे पारंपरिक खेल खिलाए जा रहे हैं और इसका असर भी बहुत शानदार है। अटेंडेंस अच्छी हो रही है, बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और बच्चों को मजा भी आ रहा है। साथियों, मैं वेलनेस की ये ऊर्जा हर जगह देख रहा हूं। मन की बात के भी बहुत से श्रोताओं ने मुझे अपने अनुभव भेजे हैं। कुछ लोग तो बहुत ही रोचक प्रयोग कर रहे हैं। जैसे एक उदाहरण है फैमिली फिटनेस आवर का, यानी एक परिवार हर वीकेंड 1 घंटा फैमिली फिटनेस एक्टिविटी के लिए दे रहा है। एक और उदाहरण इंडिजीनियस गेम्स रिवाइवल का है, यानी कुछ परिवार अपने बच्चों को ट्रेडिशनल गेम सिखा रहे हैं, खिला रहे हैं। आप भी अपनी फिटनेस रूटीन के एक्सपीरियंस #फिट इंडिया के नाम सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कीजिए। मैं देश के लोगों को एक जरूरी जानकारी भी देना चाहता हूं। इस बार 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की जयंती के दिन ही दीपावली का पर्व भी है। हम हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन करते हैं।
दीपावली की वजह से इस बार 29 अक्टूबर यानी मंगलवार को रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। मेरा आग्रह है ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें हिस्सा लीजिए। देश की एकता के मंत्र के साथ ही फिटनेस के मंत्र को भी हर तरफ फैलाइए। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में इस बार इतना ही। आप अपने फीडबैक जरूर भेजते रहें। ये त्योहारों का समय है। मन की बात के श्रोताओं को धनतेरस, दिवाली, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती और सभी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी पूरे उत्साह के साथ त्योहार मनाएं। वोकल फॉर लोकल का मंत्र याद रखें। कोशिश करें कि त्योहारों के दौरान आपके घर में स्थानीय दुकानदारों से खरीदा गया सामान जरूर आए। एक बार फिर आप सभी को आने वाले पर्वों की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।